कह रही मैं एक परंपरावादी परिवार से हूँ। मेरे परिवार में ये प्रथा रही है कि महीने के कुछ दिनों में महिलाएं पूजा घर और मंदिर तो क्या, रसोई घरों में भी नहीं जाती। तो ऐसी मान्यता हमेशा से चलती आई है, लेकिन अब पिछले कुछ सालों से मेरी पीढ़ी की जो लड़कियां थीं, उन्होंने इस तरह की प्रथा को मानना बंद कर दिया था। और इधर हाल में ये हुआ कि एक काफ़ी कोई प्रसिद्ध गुरुजी हैं, उनका वीडियो आया जिसमें उन्होंने अपनी तरफ से कोई बड़ा वैज्ञानिक कारण दे करके समझाया कि क्यों मासिक धर्म के दिनों में महिलाओं को पूजा घरों और मंदिरों वगैरह में नहीं जाना चाहिए। तो कह रही वैसे तो वो वीडियो अंग्रेज़ी में था, पर उसका हिंदी में भी आ गया अनुवाद जैसा कुछ, तो मेरी माताजी ने देख लिया। और माताजी ने जब से देखा है तब से जो प्रश्नकर्ता देवी जी हैं, इनको परेशान करना शुरू कर दिया है। तो माताजी का जो पुराना हट था घर की पुरानी प्रथा को लेकर के, वो फिर से जागृत हो गया है। तो माताजी अब इनको कह रही हैं कि देखो, हमारी जो पुरानी प्रथा थी, परंपरा थी, वो गलत नहीं थी। अब तो इतने बड़े गुरुजी ने भी हमारी पुरानी प्रथा के पक्ष में बात कर दी है, वो भी अंग्रेज़ी में। तो कह रही मेरे पास अब कोई बहुत अच्छे तर्क नहीं बच रहे हैं माँ को समझाने के लिए। माँ है, मौसी औसी हैं। तो कह रही हैं कि क्या इस बात में कुछ है दम कि महीने के कुछ दिनों में महिलाएं पवित्र हो जाती हैं और मंदिर नहीं जा सकती? कोई दम नहीं है देवी जी इस तरह की किसी बात में। शरीर थोड़े ही जाता है मंदिर, शरीर का कल्याण करने थोड़े ही मंदिर जाते हो। मन में दोष होते हैं ना, मन का दोष मिटाने मंदिर जाते हो, शरीर का दोष मिटाने तो अस्पताल जाते हो। शरीर में अगर कोई विकार है तो उसको ठीक करने कहाँ जाते हो? अस्पताल जाते हो। मंदिर तो मन का विकार करने ठीक जाते हो। तो शरीर में क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, इसका मंदिर जाने न जाने से क्या संबंध भाई? एकदम 1% भी कोई संबंध नहीं। एकदम मूर्खतापूर्ण रूढ़ी है ये। न जाने आज तक महिलाएं ऐसी बात को मानती क्यों आई कि 4 दिन 5 दिन कहीं नहीं जाना है, मंदिर नहीं जाना है, रसोई नहीं जाना है। क्या पता इसलिए मानती आई हो कि 5 दिन तक खाना बनाने से मुक्ति मिलती है। तो बोली बढ़िया है, मान ही लो। पुरुषों ने बात तो बहुत मूर्खतापूर्ण करी है, लेकिन इसी बहाने 5 दिन तक खाना बनाने से निजात मिली। छोड़ो, मान लिया, बिल्कुल सही बात है। 5 दिन तक हम गंदे हो जाते हैं, खाना नहीं बनाएंगे, तुम ही बनाओ खाना। खैर ये तो मजाक की बात हुई, लेकिन ये बात मजाक से आगे बड़े खेद की है। कैसे आप ऐसी बातें मान सकते हो और अपनी बेटियों पर ऐसी बातें लाद सकते हो? फिर इसके बाद जब आपकी बेटियां धर्म के ही खिलाफ हो जाती हैं तो आपको बड़ा ताज्जुब और अफसोस होता है। आप कहते हो अरे देखो आजकल की जो पीढ़ी है वो धर्म को मानती ही नहीं। तुम धर्म के नाम पर इस तरह की फिजूल बातें करोगे अपनी बेटियों से
उसके बाद ही उम्मीद करोगे कि तुम्हारी बेटियां धर्म को सम्मान देंगी? और फिर न जाने कौन से तुम गुरुजी का वीडियो दिखा देते हो बेटियों को। आजकल ये एक नए तरीके का धंधा चल निकला है कि पुरानी जो भी सड़ी गली प्रथाएं चल रही हों उनको कोई भी फालतू का कुतर्क दे करके सही साबित करना। और अगर वो जो तुम कुतर्क दे रहे हो उसमें दो चार तुम साइंटिफिक किस्म की बातें बोल दो तो ऐसा लगता है कि देखो बिल्कुल एकदम सही साबित कर दिया कि हमारी तो जो पुरातन परंपराएं हैं वो बिल्कुल श्रेष्ठ ही थीं। और लोग एकदम ऐसे फूल के कुप्पा हो जाते हैं, छाती चौड़ जाती, कहते देखा हमारी संस्कृति में तो जो कुछ है उससे ऊंचा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अरे जहां से ये परंपराएं आ रही हैं वो लोग महावैज्ञानिक थे। जो तुम्हारे देश के असली वैज्ञानिक थे उनका तुमको किसी का नाम नहीं पता होगा। मैं प्राचीन भारत की बात कर रहा हूं। मैं तुमसे पूछूं आर्यभट्ट का नाम पता है, तुम्हें नहीं पता होगा। मैं तुमसे पूछूं तुम्हें सुश्रुत का नाम पता है, तुम्हें नहीं पता होगा। जो असली वैज्ञानिक थे। लेकिन प्राचीन भारत के नाम पर तुमको इस तरह की मूढ़ताओं का पता है और तुम इनको आज साइंटिफिक सिद्ध करने पर तुले रहते हो। और इसको करने के लिए तुमको कुछ सूडो साइंस वाले गुरुजी भी मिल जाते हैं, वो भी लगे हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है, एकदम सही है। प्राचीन भारत का जो वास्तविक गौरव था उसका तुम्हें कोई ज्ञान नहीं है। दर्शन शास्त्र में कौन से प्राचीन भारतीय श्रेष्ठ दार्शनिक थे तुम्हें नहीं पता होगा। नाट्य शास्त्र में कौन थे पूछूं तुम्हें नहीं पता होगा। साहित्यकार कौन थे तुम्हें कुछ नहीं पता। वैज्ञानिक कौन थे, गणितज्ञ कौन थे तुम्हें कुछ नहीं पता। चिकित्सा शास्त्री कौन थे तुम्हें कुछ नहीं पता। और भारत ने इन सब क्षेत्रों में बहुत बहुत प्रगति करी थी। विज्ञान में भारत चरम पर था बिल्कुल। मैं असली विज्ञान की बात कर रहा हूं, मैं उस विज्ञान की बात नहीं कर रहा जो कहता है कि जो पुराने भारतीय लोग थे वो छू करके तांबे को सोना बना देते थे। आजकल तो इसी तरह की बात चल रही है भारतीय वैज्ञानिकता के संबंध में कि अरे साहब ये जो एटॉमिक एनर्जी है ये अमेरिका ने तो अभी खोजी है, हमारे यहां तो आज से 10,000 साल पहले भी एटॉमिक एनर्जी थी। एक आए सज्जन तो ये जो अमेजन की अलेक्सा है ये रखी हुई है तो देखा कि उसको बोला जा रहा है अलेक्सा फलाना गाना बजाओ, तो गाना बजा देती है। बोले ये कोई चीज है? ये चीज तो हमारे रामायण महाभारत में बहुत पहले से मौजूद है। वहां तो जिस भी चीज को बोला जाता था कि फलाना काम करो करने लगती थी। ये तो अलेक्सा सिर्फ गाने बजा सकती है। हमारे देवता लोग तो पत्थर को बोलते थे चल उड़ के दिखा, पत्थर उड़ने लगता था। तो अरे देखिए ये सब चीजें अमेरिका वगैरह को समझने में भी बहुत वक्त लगेगा। ये सब कुछ नहीं है, ये तो पुराना इंडियन साइंस है जो उनको अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है। तुम यही करते रहो बेवकूफी की बातें और असली साइंस से कोई मतलब मत रखो। और मैं तुमको बता रहा हूं पुराने भारत का असली साइंस से बहुत गहरा मतलब था। भारतीय गणितज्ञों ने जो उपलब्धियां हासिल करी आप पढ़ेंगे तो दांतों तले उंगली दबा लेंगे। और मेरी बड़ी ये दुख रहता है मुझको कि आपको पुराने भारतीय गणितज्ञों के बारे में कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता इसीलिए जमाने को भी नहीं पता है। मैं 7वीं में था तो हम लोगों को सिखाई गई थी फाइबोनाची सीरीज, वो तब बेसिक लैंग्वेज में बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक एकदम जो कंप्यूटर लैंग्वेज होती है से शुरुआत की जाती है। उसमें जो शुरुआती हमें प्रोग्राम लिखने को कहा जाता था उसमें एक ये भी होता था जनरेट द फाइबोनाची सीरीज। फाइबोनाची साहब एक इटालियन, हमें पता ही नहीं था कि वो जो फाइबोनाची सीरीज है वो वास्तव में एक भारतीय द्वारा खोजी गई थी। और ये बात हम नहीं कह रहे, ये बात स्वयं फाइबोनाची ने कही हुई है, लेकिन हमें उसका नाम भी नहीं पता। वो सब चीजें बिल्कुल काल के गाल में समाई जा रही हैं। हम उनको खोज के निकालने की और उनको सम्मान देने की चेष्टा भी नहीं करते।
हम बल्कि इस तरह की बातें करते रहते हैं। वो अभी आएगी दिवाली, निकट ही है, कि देखो नासा के एक सैटेलाइट ने ऊपर से ये फोटो लिए भारत की, दिवाली के दिन देखो पूरा भारत कैसे जगमगा रहा है। तुम पागल हो गए हो? तुम्हारे सही सही बताना, विज्ञान में कितने नंबर आए थे 10वीं में? तुम फेल हुए थे ना? ऐसी बातें कोई महामूढ़ ही कर सकता है। तुम कह रहे हो ये जो चीनी झालरें तुम लगाते हो अपने घरों में, ये नासा के सैटेलाइट को वहां से दिखाई दे रही हैं और वो जगमग जगमग भारत का नक्शा जगमगा रहा है, तो खूब चलता है और लोग एक दूसरे को बिल्कुल झनाझन फॉरवर्ड कर रहे हैं। इस तरह की चीजें बड़ा गर्व महसूस होता है। क्या बात, क्या बात। और इस तरह की कोई बात तुम्हें सिद्ध करनी होती है तो नासा को जरूर बीच में ले आते हो। किसी दिन नासा तुम पे मुकदमा ना कर दे तो देखना। पर किस किस पे करेगा? यहां तो हर मोहल्ले में यही हो रहा है। कुछ तुम्हें सिद्ध करना होता है, नासा ने कहा है। जो तुम्हारा वास्तविक हीरा है उसका तुमको कुछ नहीं पता। भौतिकी के क्षेत्र में भारत कितना आगे था तुमको पता है। और ये बात कोई मैं कल्पना के तौर पे नहीं कह रहा हूं, एपोक्रिफल सुनी सुनाई बात नहीं है जो मैं बोल रहा हूं। दस्तावेज हैं, ग्रंथ हैं। मैं ट्रेडिशन के तौर पे नहीं बोल रहा हूं कि ये तो साहब हमारी इन द फलानी ट्रेडिशन इट इज सेड दैट। मैं इस भाषा में बात नहीं कर रहा हूं। किताबें मौजूद हैं, उनको पढ़ो। और वो किताबें कहीं छुपी हुई नहीं है कि किसी खास गुरुजी के तहखाने में ही मिलेंगी। लाइब्रेरीज में रखी हुई हैं किताबें। भारतीय विज्ञान निश्चित रूप से बहुत उन्नत था, पर वो नहीं था जैसी तुम अफवाहें उड़ा रहे हो। तुम जो अफवाहें उड़ा रहे हो पूरी तरह से अवैज्ञानिक हैं। इसमें क्या तुम्हें समझाऊं, क्या स्पष्टीकरण दूं कि पीरियड्स में औरतें अपवित्र हो जाती हैं? क्या बताऊं मैं? इसमें बोलने को ही मेरे पास बहुत कुछ नहीं है। 1% भी इस चीज में सच्चाई नहीं है। हां, इतना देखो जरूर है, तुम किसी भी जगह जाते हो तो, और वो जगह अगर तुम्हारे लिए मूल्यवान है तो इतना तो करते हो ना कि शारीरिक साफ सफाई का ध्यान रख लेते हो। वो बात केंद्रीय नहीं है लेकिन करते हो फिर भी, तो उतना बस कर लिया करो। उस चीज की एक हाइजीनिक वैल्यू हो सकती है, कोई स्पिरिचुअल वैल्यू नहीं है। और वो जो हाइजीन को लेकर के वैल्यू है, वो तो चाहे मंदिर जाओ और चाहे अपनी मीटिंग में जाओ दफ्तर की, चाहे कहीं और जाओ, वो तो हर जगह लागू होती है। तुम किसी के मिलने भी जाते हो और तुम्हारे जूतों में कीचड़ लगा हुआ है तो तुम जूते बाहर डोरमैट पे उतार देते हो ना। अपने भी घर में आते हो तो जूते तुम लेकर के अपनी रसोई में तो नहीं घुस जाते। तो ये तो बहुत सीधी साधी साफ सफाई की बात है। इसका कोई आध्यात्मिक कोण बिल्कुल भी नहीं है। साफ रहो, सफाई से रहो। आत्मा का कोई संबंध तुम्हारे देह की किसी गतिविधि से नहीं है। वो भी ऐसी गतिविधि जो तुमने मांगी नहीं, जो तुमने शुरू नहीं की, जिसपे किसी तरह का तुम्हारा कोई नियंत्रण नहीं होता, जिसमें तुम्हारी चेतना का किसी तरह का कोई अधिकार ही नहीं है, कोई किरदार ही नहीं है। एक सहज प्राकृतिक बात है, जैसे खाने का पचना पेट में। ये ऐसी सी बात है, कोई कहे कि अगर ठीक से खाना नहीं पचा है तो तुम मंदिर मत जाओ। प्राकृतिक बात है भाई, मुझे क्या पता पचा है कि नहीं पचा है।